वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज ये टेस्ट नंबर 14 है। दोनों भाषाओं में पेपर दिया गया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है, 150 प्रश्नों का संग्रह है। अगर आपने इनसे पहले के मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेज ऐड हैं, आप इस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको सारी क्लासेज आसानी से मिल जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ साथ आप जो और भी क्लासेस ऐड की गई हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा और आपको ये जो 150 प्रश्न दिए गए, इसमें करंट अफेयर, जीएस, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, सबके प्रश्नों को इंक्लूड किया गया जैसा कि पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी तरह से आपको प्रश्न दिए गए हैं। आपको कोशिश करनी है पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। आपका जो स्कोर है कमेंट करके बताइए। इसके साथ में जिन भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो याद नहीं हो रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जरूर प्रिपेयर करके रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आपको इनसे प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए बेहतर ढंग से इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चाहे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, कंबाइंड कोर्स चाहिए, या फिर आरओ री एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी भी समय है, तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है कि आपको ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स हैं आपको ऐप में देखने को मिल जाएंगी। अदर कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ऐप में देखने को मिलेंगे, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। बाकी आप इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। सेकंड है, कल्हड़ की राज तरंगिणी में 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास वर्णित है। थर्ड है, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने वाला पहला प्रयास यूनानियों द्वारा किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर चूज करेंगे। पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि राज तरंगिणी में जो उल्लेख किया गया उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास का, वो 12वीं शताब्दी का है, ना कि 13वीं शताब्दी का। तो कौन सा हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, परमार भोज महमूद गजनवी के समकालीन थे। सेकंड है, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। थर्ड है, अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता तथा पुराणों का अध्ययन किया था। कौन से कथन सही होंगे? इसके लिए आपको ऑप्शन डी चूज करना होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने फारसी साम्राज्य के क्षत्रप के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया था। सेकंड है, भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प के माध्यम से बताइए। और राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। इसमें भी सारे कथन देखिए। पहला, अबुल फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। सेकेंड है, कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अल किंदी ने आयगर दानिश नाम से किया था। थर्ड है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के रूप में किया था। तो इनमें से जो सही कथन है वो होगा फर्स्ट और थर्ड। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कालिया दमन का जो अनुवाद है वो फारसी में अबुल फजल ने किया था, ना कि अलकिंदी ने। आयगर दानिश नाम से किया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। सेकंड है, शाहजहां ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था। थर्ड है, मुगल काल के दौरान आगरा को अकबराबाद के नाम से जाना जाने लगा था। और फोर्थ है, आगरा अकबर, जहांगीर और शाहजहां के कार्यकाल में राजधानी रही। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। सारे स्टेटमेंट देखते जाइए। पहला कथन है, मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक बहादुर शाह प्रथम था। तो पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि ये था रफ़ीउद दर्जात, ना कि बहादुर शाह प्रथम। चलिए दूसरा कथन देखिए। फारसी में रामायण का अनुवाद
1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, मुस्तफ़े ममालिक को मुग़ल काल का महालेखा परीक्षक कहा जाता था। ये भी करेक्ट दिया गया है, तो सेकंड और थर्ड दिए गए ऑप्शन बी में, यही करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। सेकंड है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख पाली भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है संस्कृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहले दोनों कथन देखिए। पहला है, मकबरों काष्ठ कोणी वास्तुशिल्प डिजाइन सैयद राजवंश के अंतिम चरण में विकसित किया गया था। सेकंड है, सैयद राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू की गई अष्टकोणीय वास्तुकला डिजाइन पूरे लोधी राजवंश के दौरान जारी रही थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों करेक्ट हैं। 9th क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है और देख करके बताइए कौन सा विकल्प सबसे सही है। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज नाम का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। कारण है क्योंकि किसानों से भू राजस्व का अप्राप्त शेष वसूल करने के लिए मुस्तक राज को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 10th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। सेकंड है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक विजयादित्य अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। थर्ड है, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश नहीं होगा, चालुक्य वंश के शासक थे विजयादित्य। ये अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। 11th क्वेश्चन में सही विकल्प देखना। पहला, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। सेकंड है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक में कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक भारत नाम का जनपद था। थर्ड है, सबसे पहले धान और कपास का उत्पादन मिस्र की नील नदी घाटी में शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर गेहूं और जौ का उत्पादन मिस्र की नील नदी घाटी में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 12वें प्रश्न में देखिए, पहला कथन है, गुप्तोत्तर काल में उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया था। सेकंड है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी। थर्ड है, प्रथम जैन महासभा 300 ईसा पूर्व में वल्लभी में आयोजित की गई थी। फोर्थ है, प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया था। यहाँ पर देखिए एक कथन गलत है, तीसरा बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये गलत क्यों है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो प्रथम जैन महासभा है वो 300 ईसा पूर्व में वल्लभी नहीं थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, गोरखपुर जिले के पास स्थित चौपानी मांडो स्थल पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के 3 चरणों तक इसमें पता चलता है। सेकंड है, पल्लव राजवंश के शासक राजमल्ल चतुर्थ के शासन काल के दौरान श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की एक विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया था। थर्ड है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 14th क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है, पाल साम्राज्य को कदम्ब राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था। सेकंड है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। थर्ड है, सुत्त निपात में वैशाली राज्य को मगधमपुरम कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पाल साम्राज्य को सेन राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ना कि यहाँ पर कदम डायनेस्टी होगी। 15th क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला कथन है, महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया था। सेकंड है, प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म के 12 खंडों का संकलन किया गया था। थर्ड है, द्वितीय जैन महासभा 512 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। फोर्थ है, द्वितीय जैन महासभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो इसमें से जब करेक्ट आंसर चूज करेंगे तो पहला और दूसरा ही है, तीसरा गलत है
क्योंकि यहाँ पर गलती क्या है ये भी तो देखते चलिए। तो द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ, पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था। ठीक है। और द्वितीय जैन महासभा यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में हुई, ये भी गलत है, स्थूलभद्र नहीं होंगे, वो देवराधि क्षमा रमण थे जिनकी अध्यक्षता में ये आयोजित की गई। तो स्थूलभद्र ने जो अध्यक्षता की थी वो प्रथम जैन महासभा की थी, और प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म के 12 अंगों या खंडों का संकलन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए 16वां प्रश्न, पहला कथन है 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पर जो है दिनसा वाचा, ठीक है, दिनसा ई वाचा इनका पूरा नाम है, उन्होंने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने नहीं की थी। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि आंग्ल अफगान संबंधों को दर्शाती है। पहली है ऑप्शन ए ल्हासा की संधि, बी है गंडमक की संधि, सी है सगौली की संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंडमक की संधि। ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1872 1880 के बीच। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसके बाद होती है 1879 में गंडमक की संधि। जो ल्हासा की संधि है ये आंग्ल तिब्बत संबंध से रिलेटेड है, 1904 में हुई। ठीक है। अब सगौली की संधि की बात करूं तो सगौली की संधि हुई 1816 में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, गंडमक की संधि। और सगौली की जो संधि हुई थी वो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, 1816 में। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहले सारे कथन देखिए। पहला है समाज सेवा लीग की स्थापना वर्ष 1911 में NM जोशी द्वारा की गई थी। सेकेंड है सेवा समिति की स्थापना प्रयागराज में वर्ष 1914 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। थर्ड है भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में वर्ष 1917 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर केवल दूसरा जो है वो कथन गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो सेवा समिति की स्थापना हुई थी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। कब हुई, 1914 में, और इसकी जो स्थापना है वो की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला कथन है 14 अगस्त 1906 को द बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना हुई थी। सेकेंड, अरविंदो घोष को 1906 में कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। थर्ड है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। और इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना ऑप्शन सी, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सेकेंड है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। थर्ड है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और फोर्थ है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए सारे स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है कि पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। फिर जो इसमें दूसरे व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि यहाँ पर आपको ब्रह्मदत्त को याद रखना है। तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, बस यही गलत था, बाकी करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट है। 21st क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है 1793 में बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। सेकेंड है अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर 1905 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। दूसरा क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डेट गलत दी गई थी। ये थी 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो अवनींद्र नाथ टैगोर अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।
थर्ड है गांधी इरविन पैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। फोर्थ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण महात्मा गांधी ने 1936 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था। तो इनमें से सही कथन होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फोर्थ इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी डेट गलत दी गई है, 1932 में शुरू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा गलत, क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पर की थी दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, और जो तीसरा है इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। 24th क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। पहला कथन है कलकत्ता अधिवेशन 1905 में यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया। सेकंड हुआ था जो बनारस अधिवेशन 1906, ये स्वराज शब्द इसमें पहली बार उल्लेख किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, कांग्रेस पार्टी उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई। फोर्थ है इलाहाबाद अधिवेशन 1909 का, जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। बताइए इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें उग्रवादी और नरमपंथी विभाजित हो गए थे। इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्या हुआ था, आक्रोश व्यक्त किया गया था। तो कलकत्ता नहीं, यहाँ पे बनारस अधिवेशन होगा। फिर जो 1906 में हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला जो दिया गया है लाहौर अधिवेशन, ये 1909 में हुआ था, ना कि इलाहाबाद वाला जहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। 25th क्वेश्चन है, प्रथम कथन जो है वो है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सेकंड है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। थर्ड है अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी। 26th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की बात करने वाले पहले सुधारक थे। सेकंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात की वकालत की थी कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। थर्ड है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने 16 दिसंबर 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इसलिए गलत है कि यहाँ पर जो होगा 16 जुलाई 1856 होगा, यहाँ दिसंबर नहीं होगा। तो विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया गया था 16 जुलाई 1856 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस कथन में करेक्ट पेयर ढूंढना है। पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का परिचय। सेकंड है वेवेल के समय कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया। थर्ड है लिनलिथगो के समय पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। फोर्थ है विलिंगटन के समय प्रथम आम चुनाव हुए। चलिए देखते हैं क्या क्या सही दिया गया है इसमें। तो माउंटबेटन के समय पर, जो कि इसका कार्यकाल था 1947 से 1948, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का परिचय हुआ, पहला सही है। वेवेल का समय था 1944 टू 1947 और कैबिनेट मिशन कब आया, 1946, तो ये भी सही है, किसी के समय पर आया। लिनलिथगो का समय था 1936 टू 1937, यहाँ पर आपको याद रखना इसके समय पर प्रथम आम चुनाव हुए थे, इसलिए ये थर्ड गलत हो गया। विलिंगटन के समय पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्योंकि विलिंगटन का समय था 1931 टू 36, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 28th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। दांडी मार्च, काकोरी ट्रेन डकैती, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। कैसे, एक एक करके देखते जाते हैं। तो दांडी मार्च सबसे पहले याद कीजिए, ये कब हुआ, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930। डेट याद रखेंगे 12 मार्च 1930। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती ये हुई 1925 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है 13 अप्रैल 1919।
यंग हस्बैंड मिशन, ये है 1904। कोशिश कीजिए ये भी याद कीजिए कि किसके समय पर ये चीज़ें हुई, जैसे दांडी मार्च इरविन के समय पर, रीडिंग के समय पर काकोरी ट्रेन एक्शन, चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और कर्जन के समय पर ये यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन आया। राइट आंसर ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन में देखिए, पहला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। सेकंड है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, रॉलेट एक्ट 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। किसके किसके समय पर, तो ये दोनों कर्जन के समय पर, रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय पर, लिटन के समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, गवर्नर जनरल दिए गए हैं चेम्सफोर्ड, इरविन, विलिंगटन और वेवेल को, और ये कोड दिए गए हैं, इनके अनुसार मैच करेंगे। तो सबसे पहले चेम्सफोर्ड का टाइम देखिए 1916 टू 1921, ठीक है। इरविन का समय देख लीजिए, इरविन का समय हो जाएगा 1926 टू 31। विलिंगटन का समय याद कर लीजिए, 1931 से 1936 हो जाएगा। बच्चा कौन, वेवेल का भी टाइम याद कर लीजिए, 1944 टू 1947। इसी के अनुसार मैच करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 2 3 4। 31 क्वेश्चन देखिए, भारत का एक क्षेत्र जिसमें स्थानीय लोग जीवित पेड़ों की जड़ों को नदियों पर मजबूत पुल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये पुल मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य के देवई गांव के खासी और जयंतिया लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेघालय में। 32 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है भारत का वह क्षेत्र जिसमें मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सेकंड है भारत और विश्व में सबसे अधिक वर्ष मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मासिनराम गांव में दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। 33 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकंड है दक्षिण गंगा नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और थर्ड है गोवा राज्य का दक्षिणी भाग पश्चिम तटीय पट्टी जिसे कन्नड़ कहा जाता है। तो इसमें सही कथन है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड है 2022-23 में भारत आसियान व्यापार बढ़कर 131.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। थर्ड है AITIGA की समीक्षा से भारत और आसियान के बीच संतुलित और सतत तरीके से व्यापार के और विस्तार में मदद मिलती है। फोर्थ है दोनों पक्ष भारत और आसियान 2025 में समीक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है समुद्र में घुलनशील निम्नलिखित लवणों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रति किलोग्राम पानी में नमक का ग्राम उच्चतम से निम्नतम तक बताना है। पहला सोडियम, सेकंड है सल्फेट, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1 2 3 4। 36 क्वेश्चन में निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनके प्रतिशत योगदान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला ऑक्सीजन, सेकंड है ऑर्गन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है नियॉन। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। यहाँ पे आरोही क्रम बोला गया है इसलिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। जिनको हिंदी में नहीं समझ आ रहा वो असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। 37 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। सेकंड है वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन तथा ऊर्ध्वपातन प्रक्रियाओं के माध्यम से महासागरों में जल संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें, सही उत्तर दीजिए। एक तरफ घास के मैदान है और उनसे संबंधित देश हैं पंपास, डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज को मैच करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पंपास, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और पुस्ताज हंगरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। 39 क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। पहला, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार दक्षिण में राजमहल पहाड़ियों तक है। सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पूर्व में इलायची पहाड़ियों तक है। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज कटक तक है। और फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पश्चिम में गिर पर्वत श्रृंखला तक है।
तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार दिया गया दक्षिण में राजमहल पहाड़ियों तक है, गलत है, ये पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक है। सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, ये यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड सही है, फोर्थ सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नवीनतम खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। सेकंड है भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। थर्ड है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा कोबाल्ट का भंडार मौजूद है। और फोर्थ है झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार मौजूद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 41st क्वेश्चन में देखिए, पहला खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। सेकंड है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। थर्ड है जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पहला और दूसरा करेक्ट है। तो जास्कर रेंज में आपको याद रखना है वो फोर्टुला दर्रा है। जोजिला कहाँ है? ग्रेट हिमालय में अवस्थित है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। 42nd क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है बोमपुका द्वीप जिसे पोहाट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लक्षद्वीप में स्थित एक द्वीप है। सेकंड है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहले स्टेटमेंट में देखिए, जो बोमपुका द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही दिया गया है, तो ये आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए। 43rd क्वेश्चन में देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सेकंड है कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है जिसका उपयोग मछली पकड़ने और इंतरस्थलीय नौकायन के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो कयाल वाला रीजन है मालाबार तट की विशेषता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोंकण तट नहीं मालाबार तट होना चाहिए था। 44th क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। सेकंड है कर्क रेखा उत्तर पूर्व के 2 राज्यों त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। थर्ड है कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जो केसर एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी होती है। करेक्ट आंसर होगा इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती कर्क रेखा, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। थर्ड करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 45th क्वेश्चन में सही विकल्प चुने। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियों से घिरा है। सेकंड है भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर में हिंद महासागर से घिरा है। थर्ड है भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और फोर्थ हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा है। इसका राइट आंसर क्या है? पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर में क्या है? हिमालय है, ना कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण में, इसलिए चौथा भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है गुहार मोती गुजरात राज्य के अमरेली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सेकंड है तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही विकल्प होगा? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही है। गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, लेकिन ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है, ना कि यहाँ पर अमरेली जिला होगा, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखिए, कथन है दूसरा कारण है। कथन है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है और इसका कारण है क्योंकि भारत की देशांतरी सीमा लगभग 29 डिग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 48 क्वेश्चन देखिए, अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है भारत में यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब मसालों के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं। सेकंड है भारत में शहद के उत्पादन में एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 अग्रणी राज्य हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मसालों के उत्पादन में एमपी, राजस्थान और गुजरात अग्रणी राज्य हो जाएंगे और शहद उत्पादन में यूपी आएगा, फिर पश्चिम बंगाल और पंजाब आएगा। 49th क्वेश्चन में गलत विकल्प को चुनना है। पहला, भारत में गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 अग्रणी राज्य हैं।
सेकंड है भारत में चाय के उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 3 अग्रणी राज्य हैं। थर्ड है भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब 3 अग्रणी राज्य हैं। और डी है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में चाय के उत्पादन में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले असम है, पश्चिम बंगाल है और फिर तमिलनाडु है, ना कि सिक्किम है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। सेकंड है भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। और थर्ड है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 देश हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 51st क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन संस्थानों के साथ साझेदारी में आयोजित की जाती है? पहला राज्य वन विभाग, सेकंड है बाघ संरक्षण पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, थर्ड है भारतीय वन्यजीव संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 52nd क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 5 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 80 है। उपरोक्त वाक्य के संबंध में गलत विकल्प क्या है? पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, सेकंड है अग्नाशिनी मुहाना कर्नाटक, थर्ड है मगधी केरे संरक्षण केंद्र संरक्षण रिजर्व है, ये कर्नाटक में है, फोर्थ है कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक और फिफ्थ है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट कर्नाटक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब यहाँ पर ये 3 कौन से हैं? सही है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, गलत विकल्प चुनना है। गलत होगा फोर्थ और फिफ्थ। पहला हो गया कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। और यहाँ पर ऑप्शंस कोई दिए नहीं हुए, ऑप्शन होना चाहिए था 4 और 5, गलत पूछा गया था इसलिए, ठीक है। 53rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण एमपी में है। सेकेंड है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वृक्ष आवरण लक्षद्वीप में है। थर्ड है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक जो मैंग्रोव आवरण है वो पुदुचेरी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 54th क्वेश्चन है, देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, भारत का कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है और भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से सही विकल्प चुनना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट दिए गए हैं। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। सेकंड है, भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और थर्ड है, राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हृदय और आत्मा कहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ना कि राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। सेकंड है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी कर सकता है। थर्ड है, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो तीनों ही कथन सही हैं और सही उत्तर आप चुनेंगे ऑप्शन सी। 57 क्वेश्चन है, पहला कथन है भारत के संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं। सेकेंड है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। थर्ड है, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व नहीं लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुने। पहला, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है। सेकंड है, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। थर्ड है, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। फोर्थ है, आर्टिकल 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिफ्थ है, आर्टिकल 51 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है। फोर्थ और फिफ्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है।
और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दिया गया है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सेकंड है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और थर्ड है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। सेकंड है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की कम से कम जो संख्या है वो 50 होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे चूज करना ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 61वां क्वेश्चन में पहला कथन है, 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, जिसे 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है, 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु और सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया था। यहाँ पर जब राइट आंसर चूज करेंगे वो सी करेंगे, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न में देखिए, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं उसके बारे में मैच करना है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये कहाँ से लिए गए हैं, इस अनुसार मैच करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सी में दिया गया है। 63वां क्वेश्चन देखिए, पहला कथन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेकंड है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। थर्ड, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फोर्थ है, उपराष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फोर्थ इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। 64 देखिए, पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। सेकंड, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। थर्ड, 1971 के 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्यों गलत है, तो 1972 में हुआ था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई। चलिए 65वां क्वेश्चन देखिए, पहला मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सेकंड है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और थर्ड स्टेटमेंट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है 2004 का, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अब ये क्यों गलत हो गया थर्ड वाला, क्योंकि 86 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही दिया गया है, लेकिन ईयर गलत है। वो कौन सा है, 2002 में जोड़ा गया था। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सेकंड है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। ठीक है, सेकंड क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल, आंतरिक, राष्ट्रीय और बाहरी आपातकाल की घोषणा पर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। सेकंड है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है। थर्ड है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन में पहला कथन है, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है। सेकंड है, भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है जनता को माना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। और फोर्थ है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यहाँ पर सही उत्तर है, पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि भारत अर्धसंघात्मक है। ये कथन केनेथ क्लिंटन वियर का है। ठीक है, केसी वियर जिसे आप बोलते हैं, पूरा नाम लेते हैं, तो केनेथ क्लिंटन वियर हैं। और ये जो चौथा कथन है ये तो सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 4।
69 देखिए, पहला कथन है संप्रभुता संविधान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। सेकंड, आइवर जेनिंग्स ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। थर्ड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर है डी, केवल तीसरा कथन सही है। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ठीक है, संविधान में। आइवर जेनिंग्स यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने कहा पवित्र दस्तावेज है संविधान, जबकि ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो पहला और दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। सेकंड है, शिक्षा को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। थर्ड, कुछ विषय जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर तथा कृषि और पुलिस संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd वाला, ठीक है। कब हुआ? 1976 में। 71st क्वेश्चन है, पहला कथन है वर्ष 2009 के कोयलो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भारतीय संविधान को 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से कोई छूट नहीं मिल सकती है। सेकंड, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है। थर्ड है, जनगणना भारत के संविधान के तहत संघ सूची का विषय है। और फोर्थ है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की राज्य सूची में रखा गया है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब बाकी के क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कोयलो मामला जो हुआ था वो 2007 का है, ईयर गलत है, 2007, ठीक है। और जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया, ना कि राज्य सूची। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बी। 72nd क्वेश्चन देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र विस्तार का विवरण है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के संबंध में प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन और चौथी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड में क्या होगा? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, बाकी राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। 73rd क्वेश्चन देखिए, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला, यूपी में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। और दूसरा कथन है, प्रतिशत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में वन आवरण 0.08% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है उत्तर प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड है, यूपी में कुल वृक्ष आवरण यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। थर्ड, यूपी में वृक्ष आवरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पहला कथन है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। सेकंड है, निरक्षरों की जो संख्या है सर्वाधिक कमी है इसमें 1991 से 2001 के दशक में दर्ज की गई। थर्ड है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। फोर्थ है, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित तरीके से पहली जनगणना स्वीडन द्वारा वर्ष 1749 में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अगले प्रश्न में पहला कथन देखिए, उच्चतम बाल लिंग अनुपात वाले शीर्ष 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और छत्तीसगढ़ है। सेकंड है, सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाले शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। थर्ड है, उच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 राज्य में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। फोर्थ है, सबसे कम लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम है। तो सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है यूपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात 907 था। सेकंड है, यूपी की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% है। थर्ड है, आजमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति का उच्चतम लिंग अनुपात था। फोर्थ है, यूपी में अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंग अनुपात 2011 में 951 था। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी अर्थात सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर यूपी में जो एसटी कैटेगरी की जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 951 है, 951 था, जबकि एससी कैटेगरी का कितना था? 907, इसलिए गलत है।
78 देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। बी है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। सी है न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मथुरा है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं। 79 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है कृषि क्षेत्र में निजी निवेश वर्ष 2020-21 में बढ़कर 9.3% हो गया है। सेकेंड है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाना था। थर्ड है भारत ने नेट शून्य उत्सर्जन हासिल करने का जो संकल्प लिया था और वर्ष 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा था। फोर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया था। फिफ्थ है ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 28.7% हो गई है। यहाँ पर अगर देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल पांचवा कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अब पांचवे में गलती क्या है, तो यहाँ पर जो बढ़ करके परसेंटेज हुआ है वो 27.7% हुआ है, ना कि 28.7%। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सेकंड है भारत वैश्विक सेवाओं में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक रहा है, जिसका विश्व निर्यात में 4% योगदान है। थर्ड है नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार का छठा सबसे बड़ा धारक था। फोर्थ है भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। फिफ्थ है भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 81 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेकंड है बाजार विनिमय दरों की दृष्टि से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड है भारत वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। और फोर्थ है भारत अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष पहल के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। 82 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है यूपी कैबिनेट ने हाल ही में जनवरी 2024 में राज्य की अपनी सेमीकंडक्टर नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। सेकेंड है सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और चिप निर्माण की दिशा में देश को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। थर्ड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। फोर्थ है इसके साथ ही यूपी, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला चौथा राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 83 क्वेश्चन देखिए, पहला उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। सेकंड है यूपी बजट 2024-25 यूपी बजट 2023-24 से 6.7% अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में बजट के संबंध में बताना है गलत विकल्प कौन सा। पहला, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आने वाले जेवर एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सेकंड, 14 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 964 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही हैं। 85 क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया है। सेकेंड है मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। थर्ड है 4 लाख व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6.5 लाख है, ना कि 4.5 लाख व्यक्ति। बाकी सारा करेक्ट है स्टेटमेंट। 86 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीजों से निकाले गए वनस्पति तेलों से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। सोयाबीन, रेपसीड, सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों के। 87 क्वेश्चन देखिए, पहला, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1997 में आयोजित क्योटो प्रोटोकॉल में पेश की गई थी। सेकेंड है बाली रोड मैप को 2007 में आयोजित ग्लासगो सम्मेलन में अपनाया गया था। थर्ड है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में आयोजित कैनकुन सम्मेलन में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये क्यों गलत है दूसरा वाला, तो याद रखिए ये जो बाली रोड मैप है 2007 में आयोजित किया गया था, बाली सम्मेलन COP13, इसमें अपनाया गया था। 88 क्वेश्चन में देखिए, पहला भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का वर्ष 1890 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। सेकंड है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को वर्ष 1916 में पश्चिम बंगाल के
कोलकाता में स्थापित किया गया था। थर्ड है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को वर्ष 1962 में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया था। फोर्थ है भारतीय वन्य जीव संस्थान को वर्ष 1982 में उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट हैं। 89 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन है कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री को कार्बन सिंक कहते हैं। सेकंड है ग्रीन मफलर हरे पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया एक उपाय है। थर्ड है सतत विकास की अवधारणा संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, ना कि कार्बन सिंक कहते हैं। अगले प्रश्न में बताना सही विकल्प कौन सा। पहला बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड 1972, बी है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 1972, सी है भारतीय वन सर्वेक्षण 1976 और डी है बेतवा नदी बोर्ड 1981 में। इसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में बिहार के पटना जिले में की गई थी। बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1976 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। भारतीय वन सर्वेक्षण इसको उत्तराखंड देहरादून में 1981 में स्टैब्लिश किया गया। बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना हुई 1976 में यूपी के झांसी जिले में की गई। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष है। पहला प्राकृतिक रेशों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष। इसका राइट आंसर है 4132। कैसे? तो प्राकृतिक रेशों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2009, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है 2015, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष है ये 2011, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष है 2008। 90 सेकंड में सही विकल्प चुने। पहला वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। सेकंड है समताप मंडल में ओजोन परत का स्तर प्राकृतिक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत का जो स्तर है प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। 93 क्वेश्चन देखिए, पहला केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान पुणे में है, सेकंड है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, सी है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में है और फोर्थ है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर है। इसमें से जो गलत विकल्प है ऑप्शन सी है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड अर्थात कालीकट केरल में है, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। इसमें देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो विश्व वन्य जीव कोष है वियना ऑस्ट्रिया में, बी अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद पेरिस फ्रांस में, सी है विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम इटली में और डी है संघाई सहयोग संगठन बीजिंग चीन में। इसमें से जो गलत दिया गया है वो होगा ऑप्शन ए, विश्व वन्य जीव कोष ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। बाकी सारे करेक्ट हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना हुई 1965 में, इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम शुरू हुआ 1961 में और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई 15 जून 2001 में। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई, सेकंड है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, थर्ड है किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2014। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो करेक्ट हैं, फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ये शुरू हुआ 14 अप्रैल 2016 को, ना कि 2014। 96 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1992 में हुआ था, सेकंड है वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, थर्ड है सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना वर्ष 1959 में प्रयागराज में की गई थी, फोर्थ है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं वो हो जाएंगे सेकंड और फोर्थ, और इसलिए हम ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन सी। फर्स्ट में क्या इनकरेक्ट है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई 1959 में, ये गलत दिया गया था।
फोर्थ स्टेटमेंट में ये तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई 1992 में, बाकी सारे करेक्ट हैं। 97 क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। एक तरफ उपनाम है और एक तरफ शहर है। शहर में हाथरस है, मलिहाबाद लखनऊ है, संडीला हरदोई है और प्रतापगढ़ है। लड्डू नगरी, आमों का नगर, गुलाल नगरी और आंवला नगरी, इन नामों से किन किन शहर को जानते हैं, मैच करना है। तो लड्डू नगरी दिया गया है हाथरस, गलत हो जाएगा क्योंकि लड्डू नगरी को जानते हैं संडीला हरदोई को, जो हरदोई का संडीला क्षेत्र है। आमों का नगर सभी को पता है, मलिहाबाद लखनऊ, बिल्कुल करेक्ट है। गुलाल नगरी, तो गुलाल नगरी और हींग नगरी हाथरस को बोलते हैं। आंवला नगरी प्रतापगढ़ है, करेक्ट है। तो 2 और 4 जिस ऑप्शन में है वो है सी, वही राइट आंसर है। 98 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है। सेकंड है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य श्रावस्ती बलरामपुर में है। थर्ड है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। फोर्थ है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड सही दिए गए हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है मिर्जापुर सोनभद्र में 1982 में स्टैब्लिश हुआ, और सुहेलवा याद कर लीजिए, ये हो जाएगा श्रावस्ती बलरामपुर में 1988 में स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा किशनपुर ये लखीमपुर खीरी में है, 1972 में बना, और जो वन्यजीव अभ्यारण्य में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है चित्रकूट का, वो 1977। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। 99 क्वेश्चन देखिए, एक तरफ झील के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के अनुसार मैच करना है। कीथम झील, बड़ा ताल झील, मदन सागर झील और टांडा दरी ताल झील है, मैच करिए। देखिए कीथम झील जो सुर सरोवर झील के नाम से भी जानी जाती है, कीथम झील सुर सरोवर, ये आगरा में स्थित है। बड़ा ताल झील, इसे गोखुर झील भी बोलते हैं, शाहजहांपुर में है। मदन सागर झील ये महोबा में स्थित है। टांडा दरी ताल झील ये मिर्जापुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित औद्योगिक संस्थाओं को उनके काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, सेकंड उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, थर्ड उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, फोर्थ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। जब इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आंसर होगा 1 2 4 3। कैसे? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको यूपी का बोलते हैं, इसकी स्थापना कानपुर में हुई 1952 में। फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, इसकी स्थापना हुई 1954 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में स्टैब्लिश हुआ, और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है 1961 में स्टैब्लिश हुआ। बस मैच करेंगे तो राइट आंसर होगा 1 2 4 3। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। सेकंड है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्ड है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोमीटर, इनका प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक राशि उनकी इकाई से मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर में मापते हैं, सही है। सेकंड है प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये भी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर, गलत दिया गया है, ये होगा ओम मीटर ना कि ओम प्रति मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण ये कूलॉम मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे जो प्रति लगा ये भी गलत है। तो थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई विशिष्ट पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है और दूरी एक अदिश राशि है। बी है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं, त्वरण एक सदिश राशि है। सी, स्थैतिक घर्षण का मान सबसे कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और लोटनी घर्षण का मान उच्चतम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। डी है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? वो होगा ऑप्शन सी। जो यहाँ पर लोटनी घर्षण होता है, जिसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका मान सबसे कम होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मान उच्चतम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। थर्ड है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन नहीं होता है।
और फोर्थ है किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के भार में भी परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता कम हो जाती है जबकि गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है। थर्ड है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, गलत विकल्प को चुनना है। पहला, भाप इंजन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सेकंड है बिजली का जो पंखा है वो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थर्ड है रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। और फोर्थ है थर्मो इलेक्ट्रिक ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तो दोनों सही हैं। भाप इंजन ऊर्जा जो है, भाप इंजन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा दिया गया, गलत हो जाएगा, बिजली का पंखा करेगा। तो भाप इंजन क्या करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेगा। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। पहला ग्रेफाइट, सेकंड है चारकोल, थर्ड अस्थि कोयला, फोर्थ है रक्त कोयला। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे के सारे ही कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, इसमें हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, अस्थि कोयला, रक्त कोयला, सारे आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप फॉस्फोरस के भी अपरूप याद कर लीजिए, जैसे सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस, लाल फास्फोरस, काला बैंगनी फास्फोरस, ये सारे फॉस्फोरस के हो जाएंगे अपर रूप, जिन्हें हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स दिए गए हैं, वो भी साथ में प्रिपेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ कहा जाता है। गर्म करने पर यह सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड है धातुओं में सोने की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। थर्ड है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु का उपयोग किया जाता है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। सेकंड है धातुओं में सबसे अधिक लचीला सोना और चांदी है। थर्ड है कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेनाडेट है। फोर्थ है पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण होता है। सेकेंड है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। थर्ड है सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। सेकेंड है जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है। थर्ड है गहरे समुद्र में गोताखोर हवा की जगह सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्रोत और उनमें उपस्थित अम्लों को सुमेलित करना है। दही में लैक्टिक अम्ल सही दिया गया है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है, ये भी करेक्ट है। और इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, पहला कथन है कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या सेलुलर बायोलॉजी कहा जाता है। सेकेंड है माइलेज नामक एंजाइम लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। थर्ड है सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला कथन है मस्तिष्क का मेड्यूला भोजन निगलने, उल्टी, हृदय की धड़कन की गति की शक्ति और खांसने, छींकने आदि का नियमन केंद्र होता है। सेकेंड है शरीर का श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा में स्थित होता है और यह श्वसन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो मेडुला होता है भोजन को निगलने, उल्टी, हृदय की धड़कन की गति और शक्ति, खांसने, छींकने का नियमन केंद्र होता है। और जो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा में स्थित होता है, शरीर का जो श्वसन केंद्र है, और यह श्वसन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है हृदय में विद्युत तरंगें उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। सेकेंड है रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। थर्ड एक वयस्क मनुष्य की प्रत्येक किडनी का औसत वजन 120 से 170 ग्राम होता है। फोर्थ है सेरिबेलम मानव का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा क्यों गलत है कि क्योंकि सेरेब्रम नहीं होता है, सेरिब्रम होता है। वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इताई इताई रोग पारे के लंबे समय तक विषाक्तता के कारण होता है। सेकंड है, मच्छरों को मारने और उनसे बचाव के लिए घरों में डीडीटी अथवा पायरेथ्रम, नेफ्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, नींद की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो इताई टाई डिजीज होती है कैडमियम के लंबे समय तक विषाक्तता के कारण होती, ना कि मरकरी के। नेक्स्ट है गलत विकल्प को चयन करना। पहला, क्लोरोप्लास्ट की खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। सेकंड है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एंड्रियास फ्रॉस विल्हेम शिम्पर ने की थी। थर्ड है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज कीथ आर पोर्टर और थॉमसन ने की थी। फोर्थ है, गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है वो एंड्रियास फ्रॉन्स विल्हेम शिम्पर ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। कोलिकर याद रखिएगा, याद आ जाएगा। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर और थॉमसन ने की थी और गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो की थी कैमिलियो गोल्जी ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, केसर में सेफ्रानल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाए जाते हैं। सेकंड है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज में ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। फोर्थ है, मानव शरीर में यकृत शिरा यूरिया की उच्चतम सांद्रता वाली शिरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, उत्तर प्रदेश हाल ही में 3 वर्षों के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहा है और इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार है। सेकंड है, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जेनेसिस इंटरनेशनल के उन्नत 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्लेटफॉर्म को अयोध्या शहर के आधिकारिक मानचित्र के रूप में चुना है। थर्ड है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में 1 महीने के भीतर यूपी में 9 हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको जो समय दिया गया है वो 1 महीने में 9 हवाई अड्डे बताए गए हैं, वो हो जाएंगे 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छत लगाने की घोषणा की है। सेकंड है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारों में वाराणसी और मथुरा को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान मिला है। थर्ड है, उबर ने हाल ही में अपने उद्घाटन के मौके पर अयोध्या में अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर वाराणसी के साथ प्रयागराज को मिला है सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान। 121वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है, वाराणसी के सभी वार्डों का एक व्यापक डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए उन्नत लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करने के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन की घोषणा की गई है। सेकंड है, तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने हाल ही में राम मंदिर को एक औपचारिक धनु सोना विल्लू भेंट किया है। थर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस पर 2 शख्सियतों डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में नोएडा के DLF टेक पार्क में सिनॉप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। सेकंड है, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि यूपी का बदायूं नहीं होगा, बुलंदशहर में किया है इन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अग्रणी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। सेकंड है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। थर्ड है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
मनसुख मंडाविया ने हाल ही में लखनऊ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कानपुर होगा। 124th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में राजस्थान राज्य के जोधपुर संग्रहालय में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सेकंड है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में अभिनव डिजी टूर सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। थर्ड है केंद्र सरकार ने हाल ही में नीलकंठ मिश्रा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। फोर्थ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में मेरा बंगाल विकास मुक्त बंगाल अभियान के तहत नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान राज्य का उदयपुर संग्रहालय होगा, ना कि जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने टीबी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेकेंड है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। थर्ड है एयरबस ने हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। अब ये गलत क्यों होगा तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर आईआईटी मद्रास नहीं आईआईटी कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचोरिया गांव हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। सेकंड है पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया है। थर्ड है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला भारत के अंटार्कटिक अभियान में हाल ही में भारत से 21, बांग्लादेश से 1, मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हुए हैं। सेकंड, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन प्राप्त किया है। थर्ड है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त रूप से ये शीर्ष पर हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा ये एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है दृष्टि 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2GWL डफरा और फोटोवोल्टेइक स्वतंत्र विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। सेकंड है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का हाल ही में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में अनावरण किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है क्योंकि सऊदी अरब ने नहीं संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2GWL डफरा सौर फोटोवोल्टेइक स्वतंत्र विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। 129 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने हाल ही में आयोजित हांगजो एशियाई पैरा खेलों में F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का असाधारण थ्रो हासिल किया है। सेकंड है लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को हाल ही में प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। थर्ड, अभिनेता राजकुमार राव हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान के नए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुने गए हैं। फोर्थ है भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसके स्टेटमेंट सारे। तो पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में अशोक गॉडगिल और सुरा वब्रा को प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस नेशनल मेडल ऑफ साइंस और नेशनल मेडल ऑफ साइंस फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है। सेकंड है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हाल ही में अपने सामुदायिक ऊर्जा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड की पवन ऊर्जा इकाई के अधिग्रहण की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही हैं। 131 क्वेश्चन है, पहला कथन है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने
हाल ही में गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वीएफएक्स और टेक अलायंस का उद्घाटन किया है। सेकंड, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने वर्ष 2024 में होने वाले पुरुष अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। थर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साथी कार्यक्रम को हाल ही में रद्द कर दिया गया है। फोर्थ, विप्रो ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप सेंटर लीडर के रूप में अपर्णा गुप्ता की नियुक्ति की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है पहले, लेकिन चौथा गलत है क्योंकि यहाँ पर विप्रो नहीं होगा, विप्रो गलत दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट होगा। 132वां प्रश्न देखिए, पहला, राजस्थान सरकार ने हाल ही में नासा मछली को राज्य मछली घोषित किया है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। थर्ड, पेरूमल मुरुगन के उपन्यास फायर ब्रेड ने हाल ही में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है। इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला यहाँ पर गुजरात सरकार होगी, ना कि राजस्थान सरकार, तो यही गलत दिया गया था। तो 133वां प्रश्न है, पहला, बिहार के राज्यपाल गणतंत्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हाल ही में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिल बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सेकंड है, जेवियर माइली ने हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। थर्ड है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में नई दिल्ली में वार्षिक यूएन फोरम 2023 की मेजबानी की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा कथन सही है। ये जो जेवियर माइली हैं ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति होंगे, ना कि स्पेन के। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल की है। सेकंड है, रघुराम राजन ने हाल ही में अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक जारी की है। थर्ड, शशि कुमार कालरा को हाल ही में स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु का अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयोजित 15वीं ब्रिक्स समिति में ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही नागालैंड सॉल और गोल्डन पेंटिंग उपहार में दी है। सेकंड, हाल ही में स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने 40% माइक्रो लैंडिंग शेयर के साथ बैंकों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। थर्ड है, थाई प्रॉपर्टी टाइकून शेथा साथाविसिन को हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फोर्थ, प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। 136 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सेकंड है, वायोकॉम 80 ने अनुभवी गूगल कार्यकारिणी किरण मणि को नया सीईओ नियुक्त किया है। थर्ड है, दक्षिण कोरिया के सौर पैनल से ढके साइकिल ट्रैक से प्रेरणा लेते हुए बेंगलुरु ने भारत के पहले सौर साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु ने नहीं किया है, ये हैदराबाद ने किया है पहले सौर साइकिल ट्रैक का उद्घाटन। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला कथन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तर पूर्वी गाय मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। सेकंड है, ईरान ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकवा मार्क 5 या बराक का अनावरण किया है। थर्ड है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पे दूसरा क्यों गलत है ये देख लीजिए, यहाँ पर होगा ईरान ने इजराइल ने किया है, ठीक है, बराक का अनावरण। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पहले पीवी नरसिम्हा राव, सेकेंड है चौधरी चरण सिंह, थर्ड है एमएस स्वामीनाथन, फोर्थ है प्रणब मुखर्जी। राइट आंसर इसमें हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है, इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने हाल ही में साइप्रस के पास पानी के नीचे की घाटी रेटोस्थनीज की खोज की है। सेकेंड है, फ्रांस हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है।
थर्ड है विनेश फोगाट ने हाल ही में जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है कथन, इसमें अमिताभ मट्टू को हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का डीन नियुक्त किया गया है। सेकंड है फिट इंडिया मूवमेंट ने हाल ही में IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थर्ड है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक 879 दिन बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा को हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सेकंड, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के साथ सहयोग से असम में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के 8,811 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सेकंड है तांबे से बना देश का पहला बापू टावर हाल ही में बिहार के बेगूसराय के गर्दनी बाग में बनाया गया है। थर्ड है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए हाल ही में एक सरकारी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की मंजूरी दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दूसरा कथन इसमें गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार का पटना होगा जहाँ पर पहले बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है, अर्थात गलत कथन देखना है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। सेकंड है 42वां डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया है। थर्ड है एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मियो ओका को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है। फोर्थ है लोकप्रिय तमिल अभिनेता विजय ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजमम के गठन की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 144 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है विकासशील को हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सेकंड है सेंथिल पांडियन को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के स्थायी मिशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। थर्ड है हाल ही में NIIFL ने संजीव अग्रवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। फोर्थ है रघुराम अय्यर को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि सेंथिल पांडियन को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में स्थायी मिशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला कथन है गोवा ने हाल ही में गोवा मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक 2 स्तन कैंसर रोगियों के लिए पेटुजुमैब ट्रेस्टुजुमैब दवा संयोजन की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है। ठीक है। सेकंड है Airbnb ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है नई दिल्ली में हाल ही में पहली बार आतंकवाद से निपटने पर 10वें भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद विरोधी संवाद सम्मेलन की मेजबानी की है। थर्ड स्टेटमेंट है नई दिल्ली ने हाल ही में पहली बार आतंकवाद से निपटने पर 10वें भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद विरोधी संवाद सम्मेलन की मेजबानी की है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला कथन है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। सेकंड है न्यायमूर्ति BR गवई को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थर्ड है रणधीर जायसवाल को हाल ही में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। फोर्थ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तीनों स्टेटमेंट पहले करेक्ट हैं, चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं जगदीप सिंह धनखड़, इनको हाल ही में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। 147 क्वेश्चन में देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करें। पहला राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। सेकंड है पटना के पंकज मित्तल। थर्ड है मणिपुर के PV संजय कुमार।
फोर्थ है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। फिफ्थ है इलाहाबाद के मनोज मिश्रा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेक्ट है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल और पटना के संजय करोल को नियुक्त किया गया है। बाकी सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। पहला कथन है अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर ने हाल ही में 55 साल की उम्र में मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिताब जीता है। सेकंड, एक जिला एक उत्पाद और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने संयुक्त रूप से हाल ही में ODOP वॉल लॉन्च की है। थर्ड है भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण हाल ही में 2 से 15 जनवरी 2024 तक गुजरात में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि डेजर्ट साइक्लोन का जो आयोजन है वो किया गया राजस्थान में, ना कि गुजरात में। 149 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है के श्रीकांत ने हाल ही में पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। सेकंड है फेलिक्स सेसिकेदी को हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। थर्ड है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत होगा, क्योंकि RK त्यागी ने हाल ही में श्रीकांत के स्थान पर पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखिए। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर रोधी दवा कैम्प्टोथिसिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं को सफलतापूर्वक मेटाबॉलिक रूप से इंजीनियर किया है। पहला IIT मद्रास, सेकंड IIT मंडी, थर्ड IIT बॉम्बे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें IIT मद्रास और IIT मंडी शामिल है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई करेक्शन रहता है एक बार कमेंट सेक्शन आप जरूर चेक कर लिया करें, तो उसमें मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ जो भी करेक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं या प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो उनकी वजह से गलत हो जाता है, तो उनको मैं सही करवा देती हूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अभी तक जो भी बच्चे केवल वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले 13 सेट हो चुके हैं और भी सेट होने वाले हैं और रेगुलर 9 बजे क्लास आती है, तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।